गुड आफ्टरनून डियर्स। कल हम जो शब्द विचार है उस पर अध्ययन कर रहे थे, है ना। शब्द विचार के अंतर्गत हमने देखा था कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हमने जो उत्पत्ति के आधार पर इसको देखा था, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार बताए गए थे? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन शब्दों को देखा था। उसके बाद में हम आए थे बनावट या रचना, है ना। शब्दों की रचना या बनावट कैसी होती है, तो उसके आधार पर हमने देखा था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। रूढ़ शब्द जिनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे खंड में नहीं बांट सकते ना, विभाजित नहीं कर सकते, और यदि हम उनको बांटते भी है तो बांटने पर उनका जो कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। जैसे निरर्थक शब्द या मतलब वर्ण होगा, वो अलग अलग वर्णों के आधार पर यदि हम बांट देंगे तो उस वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक। यौगिक शब्दों के बारे में देखा था कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द हमेशा यदि हम इसको विभाजित करेंगे तो दो या, है ना, दो शब्द, दो या दो से अधिक मतलब 3, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। और क्या होंगे, उसको इधर भी 2-3 भाग और इधर भी 2 वर्णों से मिलकर भाग उनके दोनों बड़े होंगे। ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वो बना होगा। और बीच में हम जैसे ही उनका धन का चिन्ह लगा के हम इस साइड और इस साइड ना दोनों पदों में यदि हम देखते हैं तो जो दोनों का अर्थ है वो क्या होता है, निकलता है अपने आप में। वो क्या होते हैं, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं ना, अर्थ उनका निकलता है। ये यौगिक शब्द हो रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी, पाठशाला। तो पाठ का अर्थ यहाँ पे दिया रहता है पढ़ना, शाला मतलब उसको घर के समान बताया गया है। रेलगाड़ी, है ना, रेल यानी जो पटरियाँ होती है, और गाड़ी उस पर पटरी पर चलने वाली। गंगा जल, गंगा नाम पता है, जल का भी अर्थ निकल रहा है ना। प्रधान अध्यापक, मुसाफिर खाना, सहपाठी, सभी का अपना जो अर्थ है वो यहाँ पर निकलता है। ठीक है। यौगिक शब्द ये हो गए। अब आता है योग रूढ़ शब्द, हमने देखा था। तो योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के रूप में होते हैं वो, और उनमें विभाजित होते हैं। लेकिन जब हम उसको एक साथ जब बोलते हैं, है ना, पर्टिकुलर एक शब्द हमने दोनों को मिला के बोला, तो वह क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन मतलब जो स्पेशल चीज़ है ना, अपने आप में जो खास है उसकी ओर इशारा वो करता है ना। ये होता है योग रूढ़ शब्द से पीताम्बर, घनश्याम, है ना। जैसे घन श्याम, घन धन श्याम, घन यानी बादल और श्याम यानी श्याम, सांवला जिसको हम रंग बोलते हैं ना, तो बादलों के समान श्याम। तो हर किसी को हम घनश्याम बोलते हैं क्या? नहीं, घनश्याम हमने कृष्ण भगवान के लिए ही जो शब्द है वो उपयोग किया है। ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो शब्द होते हैं। अब हम आज देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है। वाक्यों के या शब्दों के जो प्रयोग होते हैं उसको प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। तो पहले उनका प्रयोग के आधार पर कितने अर्थ निकल रहे हैं ना, क्या क्या उनको भागों में बांटा गया है, तो यह हम देखते हैं। तो विकारी और अविकारी। ठीक। पेज नंबर 224 आप देखिए, यहाँ पर प्रयोग के आधार पर ये दिखा गया है आपको। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है। अब जैसे हमने पिछले जो हम सेशन में थे तो उन कक्षाओं में हमने देखा था, यदि आपको याद हो तो हमने एक सुल्तान, है ना, और बाबा भारती जो एक कहानी था, कौन सा था वो, हार की जीत, है ना, जिसमें डाकू रहता है बाबा भारती, है ना। ये वाला हमने जब पाठ पढ़ा था तो इसमें बताया गया था कि विकारी और अविकारी शब्दों का प्रयोग हमको किस तरीके से, किस तरह से करना है। ठीक। ये हमने देखा था। तो हमने जैसा यहाँ पर देखा था कि विकारी शब्द जो क्या होते हैं, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और अविकारी जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, वो हमेशा जैसे हैं उसी फॉर्म में, है ना, जैसे हैं उसी तरीके से क्या होते हैं, वाक्यों में या शब्दों में प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। तो कैसे, अब रूप उनको बदल जाता है, लेकिन किस आधार पर, इसको मैं परिभाषा यहाँ पढ़ रही हूँ, आप आपकी बुक में देखिए ध्यान से। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण, है ना, विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष उत्पन्न होना यानी क्या हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। ठीक है। लिंग, वचन, काल और कारक, इनके आधार पर यदि उनमें परिवर्तन हो जाता है तो वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द है। यानी संज्ञा, किसी का भी नाम, स्थान, प्लेस यदि ये आता है ना, यहाँ पर इन शब्दों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा, है ना। फिर अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आप,
इसकी परिभाषा एक बार और देख लीजिए। वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, है ना, ये आदि अविकारी शब्द हैं, है ना। जैसे हम किसी की विशेषता बताने से दूर दूर, धीरे धीरे, आस पास, है ना, इस प्रकार से ऐसे शब्द होते हैं। जैसे ही या भी, है ना, ऐसे शब्दों को लेते हैं। इनमें क्या होता है, किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं होता है ना। तो ये हमने प्रयोग के आधार पर दोनों प्रकार के शब्दों को देखा। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपको कितने बताए गए हैं, तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे प्रकार हैं। कितने, यदि हम देखें तो कुल मिला के 6 या 7 जो प्रकार हैं वो आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये अर्थ के आधार पर। सबसे पहले से आप देखिए, एकार्थक, एकार्थक शब्द या समानार्थी शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, एक जैसा, है ना, एक जैसा ही होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, वृक्ष, कलम, कागज, ये। फिर होता है अनेकार्थक, ये अनेकार्थी जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिन शब्दों के अर्थ एक से ज्यादा होते हैं। अनेकार्थी शब्द भी हमने देखे हैं, है ना, चैप्टर्स में पढ़ा है। अब उसके बाद में आता है पर्यायवाची। यानी शब्द एक और उसके जो नाम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं ना, उनके नाम अलग अलग होते हैं। फिर आता है विलोम। ठीक है, विलोम शब्द। अब उसके बाद में आता है आपको श्रुति समभिन्नार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, एक और प्रकार आता है और यहाँ पर एक प्रकार और आता है, 2 प्रकार और आते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक मतलब जो क्या होते हैं, कुछ बिंदी, है ना, अम की बिंदी जैसे हम बोल रहे हैं, और आखिरी मात्रा, इनके आधार पर उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लगते हमको बिल्कुल एक जैसे ही है, जैसे आंचल और अचल, है ना, तुरंग और तरंग, है ना, फिर समान और असमान, ऐसे इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो श्रुति सम, मतलब श्रुति सम यानी सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी कैसे होते हैं, भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ लिए हुए होते हैं। और अंत में आखिरी वाला जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको, जो वाक्यों के शब्दों के जो आपको यहाँ पर प्रकार दिखाए गए हैं। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखते हैं। तो ये जो सारे जो अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है, ये अभ्यास प्रश्न आपको इसमें फिल करना है। आपकी बुक में पीछे सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं। अब इसमें आगे आप पेज नंबर 226 निकालिए। तो 226 में आप देखेंगे कि सारी जो उत्तर माला भी आपको नीचे दी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, इसकी अपने मन से इसको फिलअप करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सही और गलत, आप इसको देख लीजिए। एक हम सॉल्व करते हैं। वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित तो मेल से शब्द बनते हैं। सही क्या आएगा, इसमें आएगा सही। देशज और विदेशज शब्द एक समान होते हैं। गलत, एक समान क्यों होंगे, देशज शब्द अलग होते हैं, विदेशज शब्द अलग होते हैं। वानर तद्भव शब्द है, नहीं, वानर क्या है, तत्सम का शब्द आएगा, है ना। लोटा देशज शब्द है, सही। विशेषण पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, तो इसमें क्या आएगा, विशेषण पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, सही, है ना। जैसे हमने क्रिया विशेषण या अभिकारी शब्दों में आया तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो आपको उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये शब्दों के जो वर्ग है ये दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन वर्गों को अलग अलग करना है। मतलब आप केवल इसमें ध्यान में रखिए कि देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव के शब्द कौन कौन से हैं, है ना। आपके जो संकेत चिन्ह है पहचानने के अनुसार आप इसमें कोई सा भी चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर थर्ड नंबर में फिर से एक्सरसाइज दी गई है कि सूर्य, रवि, दिनकर, यह शब्द डैश शब्द है। ये कौन से शब्द आएगा यहाँ पर,
तो आप आपके अनुसार चुनिए क्या आएगा, आप बताइए इसमें। पर्यायवाची, ये कौन सा शब्द है, पर्यायवाची। ठीक है, वृक्ष डैश शब्द है, वृक्ष कौन सा शब्द आएगा इसमें, अविकारी, विकारी, कौन सा शब्द आएगा, विकारी, है ना, ये शब्द विकारी शब्द है। तो इस प्रकार से जो सारी एक्सरसाइज है वो आपको फिल करनी है। जब अगली क्लास लगेगी हमारी, उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय है ना, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं हम इसको देखेंगे। वैसे उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है ना, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से शब्दांश जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग बनाता है ना। संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं कुछ और हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में होता है, हिंदी और संस्कृत दोनों में। अब उनके भी जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि तू शब्द के, कोई सा भी शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा, शब्द का खंड जो जुड़ा होता है वो उसका क्या कहलाता है, उपसर्ग। शब्दांश जो आगे जुड़ता है वो उपसर्ग, शब्दांश जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है, आपको चैप्टर जो ये कौन सा दिया है आपको, 4 है ना, चैप्टर 4 क्या करना है, इसकी चैप्टर 3 सॉरी पाठ 3 शब्द विचार, इसकी एक्सरसाइज जो है आपको वो अपनी बुक में फिल करनी है।